हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई नो ये वीडियो थोड़ा अभी मैं मतलब कंटिन्यूटी को मेंटेन नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि मैं इसका रीज़न बता देता हूँ। होता क्या है ना, ये इन सब में टाइम बहुत ज़्यादा ले रहा है। मतलब मुझे पीपीटी तैयार करना होता है, फिर कंटेंट के पीछे थोड़ा काम करना पड़ता है। अब जैसे ये सब क्वेश्चन भी खोजने में थोड़ा प्रॉब्लम लगता है। इन सब में मुझे मतलब मैं एक खुद से ही कर रहा हूँ ना, तो इसीलिए थोड़ा टाइम ज़्यादा लग रहा है। लेकिन कोई नहीं, मैं धीरे से इसमें टाइम निकाल के कुछ और भी मैं करता हूँ, जैसे आपको पता ही होगा। इसीलिए मैं थोड़ा सा इसमें टाइम कम दे पा रहा हूँ, लेकिन बहुत जल्द मैं इसमें फिर रेगुलर हो जाऊँगा, ठीक है। तो चलिए, ये हम लोग का शायद लेक्चर नंबर 2 है। इससे पहले लेक्चर 1 हम लोगों ने कर लिया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाके चैनल पे है, आप देख सकते हैं। और जो लोग इस चैनल पे पहली बार आ रहे हैं, मैं उनको थोड़ा सा बता दूं कि यहाँ इस चैनल पे जो है ना, हम लोग अभी जीके जीएस को कवर कर रहे हैं एसएससी एग्जाम्स के लिए। चाहे आप किसी भी एग्जाम्स का तैयारी कर रहे हो, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी आपका हो गया। फिर इधर आपका फेज टाइप का जो क्वेश्चन आता है एसएससी फेज का, उसमें से 12 या 11 चलने वाला है। उन सब का सबका तैयारी कर रहा मतलब हो जाएगा इसमें। और चलिए बस स्टार्ट करते हैं। जो लोग पहली बार आए हैं उनसे मैं एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग को अगर जानना है कि ये कैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, तो 10 से 15 मिनट तक वीडियो देखिए, ठीक है। और उसके बाद आपको खुद ही आइडिया लग जाएगा। अगर पसंद आए तो चले जाना, लेकिन अभी स्किप मत करो, ठीक है। आप कम से कम 10 से 15 मिनट इस वीडियो को देखो, उसके बाद अगर आपको पसंद नहीं आ रहा तो आप वापस जा सकते हैं। चलिए पढ़ते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज एन एग्जाम्पल ऑफ खरीफ क्रॉप। तो पूछा खरीफ क्रॉप का एग्जाम्पल क्या है, यानी खरीफ फसल का उदाहरण पूछा है। तो देखो, अब क्रॉप जो होता है ना, वो जो क्रॉप होता है ये मेनली हम लोग का 3 टाइप का होता है। कौन कौन सा? एक तो होता है तुम्हारा खरीफ, एक होता है रबी, और एक होता है, एक से मैं इसे निकालता हूँ, रुको। इसको थोड़ा सा मैं इसका हट जा भाई। हाँ, यहाँ पे मैं दिख देता हूँ जायद, और एक होता है रबी। अब ठीक है, होता क्या है, खरीफ फसल जो है ना, रुको मैं थोड़ा सा अरेंज करके आपको लिख देता हूँ, ताकि देखने में भी आपको ठीक लगे, एकदम मज़ा आ जाएगा देख देख के। भाई क्या ही लिखा है, यहाँ पे लिख देता हूँ बोना, फिर यहाँ पे लिख देता हूँ काटना, फिर यहाँ पे लिख देता हूँ एग्जाम्पल, ठीक है। अब मज़ा आएगा ना, ये लो। तो देखो, खरीफ फसल का एग्जाम्पल कौन कौन सा होगा। खरीफ फसल को हम लोग कब बोते हैं, खरीफ फसल को हम लोग बोते हैं कब, जून जुलाई में। जून जुलाई में खरीफ फसल को बोते हैं, ठीक है। और काटते कब हैं, काटते हैं इसको हम लोग अक्टूबर नवंबर में। अक्टूबर नवंबर में, या फिर अक्टूबर, वैसे मेनली मान लो ना, अक्टूबर में काटते हैं इसको। अब इसका क्या क्या एग्जाम्पल है, इसका एग्जाम्पल तुम्हारा हो जाएगा धान, मक्का, यानी कि मेज, धान, मक्का, सोयाबीन, धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, और एक इसमें कॉटन भी इसी का एक टाइप होता है, ठीक है। तो यहाँ से आपका आंसर हो जाएगा कॉटन, इसका आंसर हो जाएगा। चलो अब देखते हैं रबी फसल देख लेते हैं। रबी फसल को कब बोते हैं, रबी फसल को बोते हैं हम लोग अक्टूबर नवंबर में। अक्टूबर से नवंबर में बोते हैं, यानी कि देखो यहाँ पे अक्टूबर में इसको काटे, और उसके बाद हम लोग रबी फसल बो दिए। रबी फसल बोने के बाद अक्टूबर नवंबर में बोते हैं, और काटते कब है, इसमें जो है ना, इसमें सनलाइट का बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, इसलिए हम लोग इसको काटते हैं फरवरी में। यहाँ पे लिख देता हूँ, हाँ, फरवरी मार्च, फरवरी मार्च में काटते हैं। और इसका क्या एग्जाम्पल है, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा आपका गेहूँ, यानी कि वीट, गेहूँ, बार्ली, ये सब, जौ, और क्या, और क्या है, हाँ, जितना भी दलहन फसल है, चना दाल वगैरह, जितना भी दलहन फसल है, ये सब आपका इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। अच्छा, जायद क्या होता है, जायद होता है, यहाँ देखो, जून जुलाई और अक्टूबर नवंबर हो गया ना, फरवरी मार्च। अब फरवरी मार्च के बाद बीच में टाइम बच रहा है, देखो अप्रैल मई बच रहा है ना, तो ये अप्रैल मई में आपका क्या होगा, मार्च अप्रैल में इसको बो देते हैं। मार्च अप्रैल में, मार्च अप्रैल में जायद फसल को बो देते हैं, फिर इसको काट लेते हैं। काटने का कोई डेट फिक्स नहीं होता है, लेकिन ले लो कि आप जून में काट लो इसको, तभी ना इसको जब खरीफ खरीफ फसल को बोलोगे। और इसका एग्जाम्पल हो जाता है आपका तरबूज, खीरा, तरबूज खीरा हो गया, और ये सब खरबूजा, ये सब जितना है ये सब आपका हो जाएगा जायद फसल में। ये 3 टाइप का फसल होता है, खरीफ, जायद और रबी। आई होप कि आपको क्लियर हो गया, आपका इसका आंसर हो जाएगा आपका कॉटन। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखा आपने को ने, मतलब मैं इसी तरह पढ़ाता हूँ जिसमें कि आपका, अगर आपने थ्योरीज को नहीं भी पढ़ा है ना, तो अगर
तो भी आप इसको मतलब आराम से आगे में क्वेश्चन इसको अटेम्प्ट कर पाइएगा। तो इसी तरह मैं पूरी क्लास को रखता हूँ। अब ऑब्वियस सी बात है, मैं हर जगह हर क्वेश्चन को इतना डीपली तो नहीं बता सकता ना, क्योंकि उसके बाद फिर वीडियो का लेंथ बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं मैं इस तरह रखता हूँ इसको, जैसे कि अगर ये कोई क्वेश्चन बनाए तो उस टॉपिक से और भी क्वेश्चन बनेगा ना, तो वो आपको अटेम्प्ट कर पाओगे। फिर आप लोग देखिए, देखते रहिए, आपको कोई आइडिया लग जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा कॉटन। यहाँ पे मैं एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन भी लेके आया हूँ। चलिए अगला देखो। अगला है होम टू द स्नो, होम टू द स्नो लियोपार्ड द हेमिस नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन। वो रहा हिम तेंदुए का घर हेमिस राष्ट्रीय उद्यान डैश में स्थित है। तो देखो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान में क्या है, हिम तेंदुआ है। ठीक है, यहाँ से आपको ये पता चल गया कि हेमिस राष्ट्रीय उद्यान में, हेमिस नेशनल पार्क में स्नो लियोपार्ड रहता है। और हेमिस नेशनल पार्क कहाँ स्थित है ये पूछा है। तो देखो हेमिस नेशनल पार्क जो है ना, ये आपका लद्दाख में है। कहाँ है, लद्दाख में। अच्छा, हिमाचल प्रदेश में ना एक आपका ये नेशनल पार्क है, उसका नाम क्या है, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। ये ध्यान रखिएगा, इसको पूछा गया था एक बार एग्जाम में, इसलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। ये आपका हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला है बेलगावी। अच्छा, यहाँ पे देखो बेलगांव, बेलगांव से मुझे याद आता है एक क्या, कि 1924 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का एक हुआ था बेलगांव सेशन। बेलगांव सेशन हुआ था। ठीक है, ये मुझे बेलगांव देखा ना तो याद आ गया, तो मैं बता देता हूँ। इंडियन नेशनल कांग्रेस का एक हुआ था बेलगांव सेशन, जिसका की अध्यक्षता, यानी कि क्या, जिसके प्रेसिडेंट कौन थे, गांधी जी थे। और आपको पता होगा कि गांधी जी सिर्फ एक ही सेशन को कुछ के चेयरमैन चेयरमैन थे, और वो बस बेलगांव सेशन ही थे। मतलब बेलगांव सेशन को ही प्रेसिडेंटाइज किए थे गांधी जी। और किसी भी सेशन में गांधी जी प्रेसिडेंट यानी अध्यक्ष नहीं बने थे। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने नेशनल इंडियन नेशनल कांग्रेस का बात छेड़ ही दिया, तो चलिए भाई स्टार्ट से इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। सबसे पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस को इधर मैं लिखता हूँ, इंडियन नेशनल कांग्रेस। इसका जो स्थापना किया था वो ओ ह्यूम ने किया था। कब, आपका शायद इसका स्थापना हुआ था 1885 में। हाँ शायद नहीं, 1885 में ही हुआ था। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखो फर्स्ट सेशन जो हुआ था, इसका फर्स्ट सेशन कब हुआ था, ये आपका फर्स्ट सेशन हुआ था शायद 1885 में हुआ था। 1885 में ही हुआ था। कहाँ पे, बॉम्बे में। 1885 में ही हुआ था आपका बॉम्बे में। जो कि क्या था, जिसके प्रेसिडेंट है WC बनर्जी। जिसकी अध्यक्षता किसने की थी, WC बनर्जी ने की थी। और इसमें मेंबर ही पूछा गया था एक बार कि कितने मेंबर हैं, तो इसमें 72 मेंबर थे। ठीक है, अब अगला जो हुआ था इसके बाद ही 1886 में, वो किए थे दादा भाई नेहरू जी ने। दादा भाई नेहरू जी। अब कौन दादा भाई नेहरू जी, आपने अगर पहला लेक्चर देखा है, इसमें मैं बताया था दादा भाई नेहरू जी के बारे में कि इसको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। इसने ग्रैंड ऑफ वेल्थ थ्योरी दिया था, और इसी ने पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया का ये बुक भी लिखा था। पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया है ना, ये बुक भी आपका दादा भाई नेहरू जी ने लिखा था। और ये बन जाते हैं इसी के साथ फर्स्ट पर्शियन, यानी कि पहले पारसी, फर्स्ट पारसी जिसने कि इंडियन नेशनल कांग्रेस को की अध्यक्षता की थी। ठीक है, और क्या, अब उसके बाद आता है आपका, ठीक इसके अगले साल 1887 में अ, बदरुद्दीन तैयब जी, जो कि मद्रास सेशन था। बदरुद्दीन, क्या है भाई, बदरुद्दीन तैयब जी, बदरुद्दीन तैयब जी। ये कौन सा सेशन, ये कहाँ हुआ था, ये आपका हुआ था शायद मद्रास में। शायद नहीं, मद्रास में ही हुआ था ये, मद्रास में। ठीक है, और ये फर्स्ट मुस्लिम बन गए थे जिसने कि कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा एक बार 1917 में, एनी बेसेंट। 1917 में एनी बेसेंट जो थी पहली महिला थी। और ये सेशन कहाँ हुआ था, ये बता देता हूँ। एनी बेसेंट का ये हुआ था कलकत्ता में। पहली महिला थी जिसने कि कांग्रेस को, मतलब सॉरी, इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, फर्स्ट वुमेन। और अगर क्वेश्चन आपसे पूछ ले फर्स्ट फीमेल, मतलब सॉरी क्या बोलेंगे, पहली इंडियन वुमेन कौन थी, तो ये थी आपका 1925 में हुआ था आपका सरोजिनी नायडू। ये थी ना, हाँ ये थी सरोजिनी नायडू, सरोजिनी नायडू। जिसने कि पहली बार सबसे पहली महिला जो कि जिसने कि आपका क्या, ये इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, फर्स्ट इंडियन वुमेन। ये थी फर्स्ट इंडियन वुमेन। अब देखो इसका ये कहाँ पे हुआ था आपका 1925 में, ये हुआ था आपका कानपुर में।
चलिए यहाँ पे तो शायद मैंने सब कुछ बता दिया इसके बारे में। अच्छा क्वेश्चन देख लेते हैं। अब यहाँ से बेलगांव से मुझे याद आ गया था, तो इतना सा आपको मैंने बता दिया, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है द सिटी ऑफ बेलगावी इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ, बेलगावी शहर किस राज्य में स्थित है? तो बेलगावी शहर जो है ना, ये आपका कहाँ स्थित है? चलिए बताइए। बेलगावी शहर आपका कर्नाटका में है। कहाँ पे है? कर्नाटका में। एक बार आंसर चेक कर लेते हैं। हाँ, बेलगावी शहर कर्नाटका में ही है। चलो अगला क्वेश्चन है, इस समय इसका कलर चेंज कर लेता हूँ, ये अच्छा नहीं दिख रहा है। अपने परिंदे यार मेरे पास आ गया। चलो देखो, अब देखो या क्या क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द नेचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। अब देखो इनमें अच्छा देखो क्या है, मिक्स्ड इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी, कम्युनिस्ट इकोनॉमी। अब देखो इकोनॉमी जो है ना, वैसे तो उसको बहुत टाइप में बांटते हैं। इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स में अंतर क्या है ये बताता हूँ। इकोनॉमी जो है ना, इकोनॉमी एक किसी एरिया के अंदर का जो है, क्या बताएंगे, इस किसी एरिया के अंदर की इकोनॉमिक्स को इकोनॉमी बोलते हैं। मतलब इस एरिया के जो अंदर में ना, इस एरिया पर्टिकुलर एरिया का जो भी आपका इकोनॉमिक्स में काउंट करते हैं, इस इकोनॉमी एक किसी एरिया का इकोनॉमी होता है। मतलब किसी क्षेत्र का, एक निश्चित क्षेत्र का इकोनॉमी होता है, और इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट है, सबको पता है। यही अंतर है इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स में। तो देखो अभी मैं इकोनॉमिक्स से बात आ ही गया है, तो चलिए इकोनॉमिक्स को ही देख लेते हैं। इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स का अगर बात करेंगे, इसका दो टाइप होता है ना, सबको शायद पता होगा। एक होता है मैक्रो, एक होता है माइक्रो। अब देखो इकोनॉमिक्स का दो टाइप होता है, एक मैक्रो और मैक्रो। और इकोनॉमिक्स के फादर कौन है? एडम स्मिथ है। इसका एक बुक था, क्या था बुक? द वेल्थ ऑफ नेशन, द वेल्थ ऑफ नेशन, ये बुक का नाम है। और एडम स्मिथ क्या याद रखना। अच्छा यहाँ पे देखो, मैक्रो इकोनॉमिक्स के फादर कौन है? मैक्रो इकोनॉमिक्स, अच्छा मैक्रो के पर्टिकुलर कोई फादर है नहीं, ठीक है। तो आप एडम मैक्रो का अगर फादर पूछे तो एडम स्मिथ ही टिक कर सकते हैं। मैक्रो के फादर थे आपका जे एम नीज, जे एम नीज, ये मैक्रो के फादर है, ठीक है। और ये ब्रिटेन के थे। अब देखो माइक्रो और मैक्रो जो टर्म है ना, ये क्वाइन किया था, यानी ये टर्म दिया था किसने? ये आपका रेगनर फ्रिश ने दिया था, रेगनर फ्रिंस, FRINSCH, इसने आपका ये टर्म दिया था मैक्रो और मैक्रो का। और क्या इसमें और बाकी यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग क्या एक मिक्स इकोनॉमी का होता है। मिक्स इकोनॉमी यहाँ सबसे स्टार्ट करें, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में क्या होता है, जिसमें कैपिटलिज्म यानी कि जितने भी एक राज्य, एक सर्कल के अंदर, यानी एक इकोनॉमी के अंदर, मान लो इंडिया ले लेते हैं, एक कंट्री के अंदर जितने भी बड़े बड़े उद्यान सब होंगे ना, जितने भी बड़े बड़े चीज़ होंगे, इंडस्ट्री होंगे, वो आपका प्राइवेट हाथों में होगा, ठीक है। यानी कि किसी प्राइवेट हाथ में होगा। और क्या होता है सोशलिस्ट इकोनॉमी में, क्या होता है, जितने भी बैंक वगैरह है, मतलब जितने भी चीज़ है, जितने भी इंडस्ट्री है, वो सब आपका होगा ज़्यादातर किसका, किसके हाथ में? गवर्नमेंट के हाथ में, ठीक है। और क्या ये मिक्स होता है, जिसमें कि कुछ प्राइवेट भी होता है, कुछ गवर्नमेंट भी होता है। जैसे इंडिया में कुछ कंपनी प्राइवेट के हाथ में भी है, कुछ कंपनी, कुछ बैंक प्राइवेट में भी है, कुछ बैंक आपका ये गवर्नमेंट के पास भी है। तो ये मिक्स्ड इकोनॉमी है। और कम्युनिस्ट इकोनॉमी जनरली पूछा नहीं जाएगा, क्योंकि ये थोड़ा ऊपर हो जाता है। और बेसिकली तीन ही टाइप का पूछा जाता है, मिक्स्ड, सोशलिस्ट और कैपिटलिस्टिक, ये तीन टाइप का होता भी है। ये थोड़ा ज़्यादा डीप में जाएंगे तो कम्युनिस्ट आपको मिलेगा। तो यहाँ से आपका क्या बोल रहा है, कौन सा सबसे अच्छा अच्छा वर्णन करता है? तो देखो भारतीय अर्थव्यवस्था ना, सब भारतीय अर्थव्यवस्था जो है वो आपका मिक्स्ड इकोनॉमी में आता है। मिश्रित, क्या बोलेंगे इसको, मिश्रित जो भी है इकोनॉमी। अगला देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वर्किंग कैपिटल इन फार्मिंग सेक्टर। अब फार्मिंग सेक्टर में पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन कृषि क्षेत्र में कार्यशाली पूंजी है? थ्रेशर मशीन, मशीन तभी पूंजी थोड़ी हो सकता है सर। मनी, ट्रैक्टर, लैंड, ट्रैक्टर भी नहीं और लैंड भी नहीं, इसका आंसर हो जाएगा मनी। सही हो ना? हाँ सही हूँ। तो देखो इसका जो है फार्मिंग सेक्टर में कैपिटल क्या होता है? मनी होता है। हालांकि लैंड भी आप सोच सकते हैं, लेकिन उससे भी बड़ा कैपिटल मनी ही है। चलो जीएसटी से क्वेश्चन पूछा है, हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन द जीएसटी काउंसिल्स, है ना। अब देखो जीएसटी से क्वेश्चन पूछा है, वैसे तो मैं बता देता हूँ जीएसटी में कितने मेंबर होते हैं, वो 33 होते हैं, 33 होते हैं। चलो जीएसटी से देख लेते हैं पूरा पूरा। जीएसटी का बात करेंगे, सबसे पहले ये किस अनुच्छेद में है? ये है आपका आर्टिकल 279A में। कहाँ पे? 279A में है। और क्या इसको जोड़ा गया था 101वां संविधान संशोधन जो हुआ था, 101st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ था आपका 2017 में या 14 में था, 2017 में शायद था, हाँ। और क्या, अच्छा यहाँ पे आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा 2017 या 14 है, क्योंकि मुझे यहाँ पे थोड़ा सा डाउट हो रहा है। चलिए ठीक है। और इसके चेयरमैन कौन होते हैं? इसके चेयरमैन होते हैं फाइनेंस कमीशन, सॉरी फाइनेंस मिनिस्टर, जो कि फिलहाल कौन है? फिलहाल है निर्मला सीतारमन।
और इससे क्या क्वेश्चन बन सकता है? बाकी तो ये हो ही गया कि यहाँ पे कितने मेंबर हैं, तो 33 मेंबर हैं, और तो इससे कुछ क्वेश्चन बन नहीं सकता है। चलो अगला देखते हैं। अगला है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बैंकिंग सेक्टर इन इंडिया व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IMPS। अब देखो IMPS का फुल फॉर्म देखते हैं। तुक्का लगाने का तरीका बताता हूँ मैं। देखिए यहाँ पे आपका, यहाँ भी इंस्टेंट, यहाँ भी इंस्टेंट, यहाँ पे इमीडिएट, यहाँ पे इमीडिएट। देखो इंस्टेंट इमीडिएट में आपको कंफ्यूजन हो गया। अब अगला देखो, पेमेंट 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 पेमेंट, यहाँ से आपको देख सकते हैं सब में पेमेंट है, ये तो होगा ही। उसके बाद देखो सर्विस सेक्टर, सेक्टर सर्विस, अरे भाई इसमें तो तुक्का लगेगा ही नहीं, ये तुक्का वाला बात नहीं, ये इसमें तुक्का नहीं लग रहा है, तो तुक्का लगाने का बताऊंगा कैसे। मैं बता देता हूँ आपका IMPS का फुल फॉर्म होता है इमीडिएट पेमेंट सर्विस, ये आपका IMPS होता है। आपको पता होगा जब आप पैसा वैसा भेजते हैं ना, तो आप अगर नेट बैंकिंग यूज़ करते हैं तो वहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं IMPS का, मैं तो बहुत यूज़ करता हूँ, आप भी करते होंगे शायद। इमीडिएट पेमेंट सर्विस होता है ये। एक अब चलो अगला देखो, अकॉर्डिंग टू डैश प्रेशर इज इक्वल टू द फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया ऑन विच इट एक्ट। अब देखो यहाँ प्रेशर से पूछा है। अब यहाँ पे तुक्का लगाने का बताता हूँ मैं, तुक्का कैसे लगाते हैं आप। प्रेशर का ऐसा यूनिट क्या होता है, पास्कल होता है ना, यहाँ देखो इस तरह आप तुक्का लगा सकते थे, और ये सही भी है। पास्कल लॉ होता क्या है, चलिए पास्कल लॉ होता है, सॉरी पास्कल लॉ का फॉर्मूला, ये पास्कल, ये डेफिनेशन यहाँ से पढ़ लीजिएगा। पास्कल लॉ का फॉर्मूला होता है P बराबर F/A। ठीक है, मतलब क्या कि यहाँ मान लो यहाँ पे है ना, यहाँ पे बहुत सारा ये है, अब पानी वानी है कुछ मान लो, तो इसमें अगर हम लोग यहाँ पे जितना प्रेशर रहेगा ना, यानी कि ये इस जगह जितना प्रेशर लगाएगा, ये इस जगह भी उतना ही प्रेशर लगाएगा, इस पर भी उतना ही प्रेशर लगाएगा, यही होता है पास्कल लॉ। बाकी आपको और डिटेल में जाना है तो NCERT का बुक खोल के देख लेना। भाई मेहनत तो करना पड़ेगा, अब इतना डिटेल में मैं क्या ही बताऊँगा यहाँ पे, उतना डिटेल में ना तो आपसे पूछा जाएगा, लेकिन आपको जानना है तो आप पढ़ सकते हैं खुद से। चलो अगला देखो, हुक्स लॉ क्या होता है। हुक्स लॉ का फॉर्मूला होता है आपका F बराबर KX, और यहाँ पे K क्या है, हुक्स कांस्टेंट है, और X क्या है, डिस्प्लेसमेंट है या डिस्टेंस है। और आपको डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस नहीं पता, पता करो ना भाई, क्या करो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस पता होना चाहिए वैसे आपको, एक बार गूगल करके देख लेना। चलो अगला देखते हैं। अगला क्या है, स्टेफन बोल्ट्जमैन लॉ। स्टेफन बोल्ट्जमैन, मैं इसलिए आपको बोलता हूँ, थोड़ा आप मेहनत करोगे ना तो याद रहेगा, इसीलिए। हालांकि बताने का बता दूंगा, लेकिन ये तो बहुत छोटा छोटा चीज़ है ना, ये आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो आप पता करने का ट्राई करो, ठीक है, और पता चल भी जाएगा। स्टेफन बोल्ट्जमैन लॉ, स्टेफन बोल्ट्जमैन लॉ क्या होता है, ये होता है आपका जे कैप, इसे वेक्टर में आता है, अगर आपने वेक्टर चैप्टर पढ़ा है तो, सिग्मा T⁴, जहाँ पे सिग्मा क्या है, ये स्टेफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, और ये T क्या है, टेम्परेचर है। और न्यूटन लॉ सबको पता है, 3 टाइप का न्यूटन लॉ होता है, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, मोशन के बारे में दिया था। इस पे अगर पर्टिकुलर का भी क्वेश्चन अगर आया तो बताएंगे आपको। इनर्शिया इज प्रोपोर्शनल टू, इनर्शिया क्या होता है, मान लो लॉ ऑफ इनर्शिया एक था ना, लॉ ऑफ इनर्शिया क्या होता है, कोई भी अगर ऑब्जेक्ट है वो खड़ा है तो खड़ा ही रहना चाहता है, चल रहा है तो चलता ही रहना चाहता है। तो ये ऐसा होता क्यों है, ऐसा होता है मास के कारण, ठीक है। तो इनर्शिया इज प्रोपोर्शनल टू मास, हाँ सही है। अगला देखो, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेटेड, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेटेड कॉमनली नोन है। कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेटेड जो है, ये किस नाम से जाना जाता है, चलिए बताइए। कैल्शियम सल्फेट जो है ये आपका डाइहाइड्रेटेड, यानी CaSO4 × 2S2, ये पूछ रहा है। और अब आप बता सकते हैं कि किसका है, ये आपका जिप्सम का है। अच्छा एस्बेस्टस का क्या होता है, एस्बेस्टस का होता है आपका फॉर्मूला Mg3Si2O5.OH4, सॉरी OH4, ये आपका होता है एस्बेस्टस का। और लाइम स्टोन का तो CaCO3 होता है। चलो अगला देखते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के जीव में स्वपोषी पोषण पाया जाता है, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अब ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता क्या, जो अपना खाना खुद से बनाता है, और अपना खाना खुद से एक प्लांट बनाता है। और दूसरा ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में कौन आएगा, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में बैक्टीरिया होता है, ये भी अपना खाना खुद से बनाता है। चलो अगला देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वाटर बॉर्न डिजीज। वाटर बॉर्न डिजीज क्या होता है, जल जनित रोग, वैसा रोग जो गंदे पानी के कारण होता है, गंदे पानी नहीं, वैसा रोग जो पानी के कारण होता है, उसको वाटर बॉर्न डिजीज बोलते हैं। और पूछ रहा है वाटर बॉर्न डिजीज कौन सा नहीं है, चलिए टाइफॉइड, मम्स, हेपेटाइटिस और कोलेरा। तो वाटर बॉर्न डिजीज आपका जो है ना, ये है आपका कोलेरा। कोलेरा जो है एक वाटर बॉर्न डिजीज होता है। ओह सॉरी सॉरी सॉरी, कोलेरा नहीं, हेपेटाइटिस हो जाता है यार, गलती क्या करूँ, हेपेटाइटिस आपका वाटर बॉर्न डिजीज है, ठीक है। अगला देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉल्ड बाय वायरस, वायरस से कौन कौन सा डिजीज होता है। तो यहाँ पे देखो, ये रिंग वर्म जो है ना, रिंग वर्म तो आपका फंगस के कारण होता है, विशेष भी फंगस के कारण ही होता है। और अभी टाइफॉइड हम लोग देख ही लिए, तो चलो वायरस के कारण जितना जितना भी है हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले कोलेरा, इसका आंसर हो जाएगा, वैसे कोलेरा इसका आंसर होगा। तो सबसे पहले जो एक कोलेरा होता है,
और क्या होगा, डायरिया भी होता है, डायरिया, डायरिया होता है, टाइफॉइड भी होता है, और वॉर्म इन्फेक्शन भी होता है, इन्फेक्शन होते हैं। ये क्या है भाई, यहाँ पे दोनों ऑप्शन दे दिया है, टाइफॉइड भी दे दिया है, कोलेरा भी दे दिया। ऑप्शन क्या माना है इसमें, मिसेल्स। कौन सा रोग वायरस के कारण होता है, से मिसेल्स इसको बाय इन्फेक्शन विद द रिवर्स वायरस, इन्फेक्शन। इसका आंसर आपका हो जाएगा ये। वैसे तो यहाँ पे सभी होता है, पता नहीं ये मिसेल्स इसने आंसर क्यों दिया है, एसएससी ने बस इसे ही माना है, पता नहीं क्यों। चलो अगला देखते हैं, रेशम किस प्रकार के जीव से प्राप्त होता है, तो रेशम कीट से प्राप्त होता है। इसमें तो सोचना सोचना है नहीं, मारते जाओ। चलो अगला देखते हैं, द 72nd एनुअल कैंस फिल्म फेस्टिवल 2019 वाज हेल्ड इन, 72वां वार्षिक कॉन्स फिल्म महोत्सव 2019 कहाँ आयोजित किया गया था। ये आपका हुआ था फ्रांस में। कहाँ पे हुआ था, फ्रांस में हुआ था। अगला देखते हैं, कांड या डांस इसको मनी डांस फॉर्म ऑफ, ये है आपका सॉरी श्रीलंका, नेपाल नहीं, ये श्रीलंका का है, ठीक है, कांडिया डांस। और श्रीलंका के बारे में देख लेता हूँ थोड़ा सा। श्रीलंका का जो है ना करेंसी क्या है, श्रीलंकन रुपीज है, श्रीलंकन रुपीज। श्रीलंकन रुपीज जो है श्रीलंका का करेंसी है। और क्या, इसका जो है आपका क्या, श्रीलंका का राजधानी कहाँ है, कैपिटल कहाँ है, ये है आपका कोलंबो, नेपाल का कोलंबो है, कोलंबो, ठीक है। और क्या, और लैंग्वेज, हाँ यहाँ पे कौन सा लैंग्वेज चलता है, तो यहाँ पे चलता है सिन्हला लैंग्वेज, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग नेपाल का थोड़ा सा, यहाँ पे कौन सा लैंग्वेज चलता है, नेपाली, यहाँ के लैंग्वेज को नेपाली बोलते हैं। काठमांडू यहाँ का राजधानी है, काठमांडू यहाँ का कैपिटल है। और क्या, और इसके बारे में मैं क्या, हाँ यहाँ पे कौन सा रुपी चलता है, यहाँ पे यहाँ के करेंसी का नाम क्या है, यहाँ का करेंसी का नाम है नेपाली, नेपाली रुपी। चलो ठीक है। और एक बात, ये भूटान, इंडिया के बारे में तो सब कुछ जानते ही है, इंडिया को डिस्कस नहीं करेंगे। भूटान का राजधानी कहाँ पे है, भूटान का राजधानी है थिम्पू। और क्या, इसके बारे में यहाँ पे कौन सा लैंग्वेज चलता है, तो यहाँ के लैंग्वेज को बोलते हैं जोंगखा। ये इस पे सॉरी, ये आपका सीजन में पूछा गया था, तो इसको इजी हल्के में नहीं लेना, ठीक है। और क्या यहाँ पे इसका जो लैंग्वेज है उसका नाम है नगल्ट्रम, ये भी सीजन में पूछा जा चुका है, और यहाँ पे ये भी पूछा जा चुका है। अगला देखते हैं, पुंगचोलम इधर फोक डांस ऑफ विच स्टेट, पुंगचोलम किस राज्य का फोक डांस है, तो ये है पुंगचोलम आपका मणिपुर का, ठीक है। और मणिपुर का देख लेते हैं, मणिपुर का कौन कौन सा है, एक है लाई होरबा, लाई हरोबा, ये भी आपका यहाँ पे मणिपुर का ही है। फिर पुंगचोलम तो ये है। और क्या, एक खम्बा, खम्बा धाबी, खम्बा धाबी आपका यहाँ पे हो गया। और नूपा, फिर एक है रासलीला, फिर एक है थांगटम। ये सब आपका मणिपुर का इंपॉर्टेंट लिखाया हूँ, वैसे तो है बहुत सारा, ठीक है, इसको याद कर लेना है आपको। अगला देखते हैं, चेराव इज एंशियंट ट्रेडिशनल डांस ऑफ, अच्छा चेराव को ना हम लोग क्या बोलते हैं पता है, बम्बू डांस भी बोलते हैं, मतलब बम्बू मतलब बांस होता है ना, बांस नृत्य भी बोलते हैं इसको, बम्बू डांस, इसको ध्यान रखना है। और चेराव कहाँ का है, तो ये है आपका मिजोरम का। चलिए ठीक है, मिजोरम का है ना, तो मिजोरम का और कौन कौन सा देख लेते हैं। एक तो होगा चेराव हो गया, फिर इसको एक है क्वालम, क्वालम ये भी आपका हो गया यहाँ का मिजोरम का। और चेलाम, चेलाम, चेलाम भी आपका मिजोरम का हो गया। सांवलिया, सांवलिया भी आपका मिजोरम का हो गया। अच्छा सांवलिया जो मनाते हैं ना हम लोग युद्ध जीतने के बाद मनाते हैं, सॉरी हम लोग नहीं मनाते, मिजोरम में जो सांवलिया होता है ना, ये युद्ध जीतने के बाद ये डांस नृत्य किया आता था, ठीक है। और क्या, और चेलम, पुंग चेलम है ना, और चेलम भी आपका पूछ लिया तो ये भी आपका यहीं का है, इसको भी ध्यान रखिएगा। और तेलंगम, तेलंगम, और पारलैम, ये भी आपका मिजोरम का ही है। और हो गया आपका सरलाम काई, चलो इतना काफ़ी है।
अगर आपका नसीब सही रहा तो इतने से में ही क्वेश्चन बन जाएगा। अगला देखते हैं, अगला क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेसिडेंट ऑल्सो निम्नलिखित में से किस राष्ट्रपति ने केंद्रीय श्रम मंत्री के रूप में भी कार्य किया? तो श्रम मंत्री के रूप में कौन कार्यरत थे? इसको कौन थे रे? वीवी गिरी, ये इसका आंसर है, वीवी गिरी। ठीक है, अगला देखो, लास्ट क्वेश्चन है, पृथ्वीराज चौहान के बारे में पूछना है। अब पृथ्वीराज चौहान जो है, ये आपको आज से पता चल रहा है कि चौहान डायनेस्टी के हैं, और चौहान डायनेस्टी यानी चौहान वंश के, अब चौहान वंश के संस्थापक कौन थे? चौहान वंश के संस्थापक थे, फाउंडर थे, इसके फाउंडर थे वासुदेव, वासुदेव। और लास्ट एंड क्या बोलते हैं, ग्रेटेस्ट रूलर पृथ्वीराज चौहान ही है, यहाँ मैं लिख देता हूँ, लास्ट और लास्ट एंड ग्रेटेस्ट रूलर हैं ये आपके पृथ्वीराज थर्ड इसका नाम है, या फिर पृथ्वीराज चौहान, दोनों इन्हीं का नाम है। ठीक है, अब इससे रिलेटेड आपका क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है? चलिए, इससे रिलेटेड कुछ कुछ क्वेश्चन बनेगा, जैसे 1191 1192 दो हुआ था आपका ये। अच्छा, इससे रिलेटेड आपका ये बता देता हूँ, चंद्र बरदाई जो है, इसके एक दोस्त थे, इन्हें एक बुक लिखा था, चंद्र बरदाई है ना बुक का नाम, हाँ, चंद्र बरदाई से रिलेटेड कुछ है जो पृथ्वीराज चौहान से संबंधित है, इसको ध्यान रखिएगा। मैं वो रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, चंद्र बरदाई उसका दोस्त का नाम था या बुक का नाम था, ये मुझे याद नहीं आ रहा है। तो 1191 में फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत नहीं, फर्स्ट बैटल ऑफ त्राइन हुआ था, फर्स्ट बैटल ऑफ त्राइन हुआ था, किसके किसके बीच में? तो ये हुआ था आपका गौरी के बीच में और पृथ्वीराज चौहान के बीच में, पृथ्वीराज चौहान के बीच में। 1191 में सेकेंड बैटल ऑफ त्राइन हुआ, सेकेंड बैटल ऑफ त्राइन, त्राइन का दूसरा युद्ध हुआ, ये भी आपका गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ क्या कि 1191 में गौरी को और पृथ्वीराज चौहान ने हरा दिया, और इसको बाद बंदी बना लिया था। तो बंदी बनाने के बाद जब इसको कैद के लिए रखा था ना, तो इसकी मम्मी ने इसको बोला पृथ्वीराज चौहान को कि गौरी को छोड़ दो, तो उसने छोड़ दिया। फिर क्या कि गौरी ने अगले साल अटैक कर दिया, और इस बार इसका जो है मदद कर दिया इसने, जयचंद ने। अब जयचंद कौन है? आपने अगर ये पृथ्वीराज चौहान और संयोगिता का लव स्टोरी नहीं सुना है तो यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा, आपको वो मिल जाएगा। ठीक है, तो संयोगिता के पापा थे पृथ्वीराज, ये जयचंद। तो जयचंद ने गौरी का साथ दे दिया, क्योंकि वो जयचंद नहीं चाहता था कि संयोगिता इसे शादी करे पृथ्वीराज चौहान से। और पृथ्वीराज चौहान ने क्या किया था ना, संयोगिता को जबरदस्ती स्वयंवर से उठा लिया था। इसीलिए इस बात से नाराज होकर जयचंद ने गौरी को बुलाया और गौरी का साथ दे दिया, और गौरी के साथ देने के कारण पृथ्वीराज चौहान यहाँ पे हार गया और गौरी ने इसे मार दिया। लेकिन चंद्र बरदाई में ऐसा नहीं लिखा हुआ। चंद्र बरदाई में लिखा गया है कि पृथ्वीराज चौहान को फिर बहुत सारा प्रताड़ित किया गया गौरी के द्वारा, उसको ले जाके फिर पृथ्वीराज चौहान ने खुद से सुसाइड कर लिया था। हालांकि ये सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछा नहीं जाता है, आपको अगर जानना है तो यूट्यूब पर सर्च कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। ठीक है, और एक इसको याद रखना, आपका 1194 में हुआ था बैटल ऑफ चंदावर, बैटल ऑफ चंदावर। ठीक है, ये आपका हुआ था। फिर इसने क्या किया, गौरी ने जयचंद से मतलब जयचंद के साथ ये क्या बोलेंगे, लड़ाई की या युद्ध किया, और जयचंद को फिर हरा दिया। तो इस तरह से यहाँ पे हम लोग का पूरा कंप्लीट होता है इस क्लास को। आपको ये क्लास कैसा लगा? अगर पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, नहीं पसंद आया तो भी लाइक कर दीजिए। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर पहली बार आया तो।